स्वागत तो करो हमारा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो बात यह है कि ये एक डेमो लेक्चर है, मतलब इसमें आप ये ना सोचें कि पूरा फिज़िक्स आपको मिल जाएगा या पूरा चैप्टर मिल जाएगा। कुछ कुछ टॉपिक ही आपको मिलेगा, ठीक है। जैसा आप लोगों का कमेंट होगा, लाइक होगा, शेयर होगा, सब्सक्राइब होगा, उस आधार पे आप लोगों को ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, आप लोग का ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो आप मेरा उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मेरे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टार्ट। तो हम लोग एक FBD पढ़ने वाले हैं। ये जो वीडियो का मैंने टॉपिक डाला इसका नाम है FBD, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम किसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है? इन डायनामिक्स। जब तक आप काइनेमेटिक्स को डील करोगे फ्री बॉडी डायग्राम उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है माय स्टूडेंट्स, या फ्री बॉडी डायग्राम आप पढ़े भी नहीं हैं। लेकिन जब आप डायनामिक्स को डील करेंगे तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और ये जान लो कि अगर कोई भी डायनामिक्स के प्रॉब्लम को बिना FBD के सॉल्व करोगे, या कोई स्टूडेंट जिसे FBD आता नहीं है, डायनामिक्स उसे सीधे बुला करके देखो क्या बोलता है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। तो मेरा तो काम था बाबू तुम लोगों को एक बार अटेंशन दे देना कि डायनामिक्स पढ़ोगे तो FBD का बहुत ज़रूरत है। लेकिन फिर भी अगर मेरा बात नहीं मानते हो तो हम साइलेंट भाषा में देखिए आपसे कुछ सजेस्ट करेंगे, आप देख लीजिए स्क्रीन पर। तो ऐसा बात है, ठीक है। तो यानी डायनामिक्स के लिए FBD ज़रूरी है। अब सवाल है डायनामिक्स क्या है? डायनामिक्स में हम लोग कॉज ऑफ मोशन को डील करते हैं। आप लोग को याद होना चाहिए हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ें, इससे पहले जो मैंने वीडियो दिया है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे रिलेटिव मोशन, वो काइनेमेटिक्स के अंदर आता है, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग जब भी कोई चीज़ का पढ़ाई करते हैं इसमें हम लोग विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स में किस कारण से मोशन हुआ उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं होता है। विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, बिना किसी मतलब से क्यों वो मोशन में आया, कोई मतलब नहीं है। बस हम लोगों को काइनेमेटिक्स में इंटरेस्ट रहता है कि अगर वो मोशन में है तो उसका स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब डायनामिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पर मोशन के कॉज के बारे में जानना है। और सभी बच्चों को पता ही होगा मोशन का कॉज, किसी भी मोशन का कॉज क्या होता है? फोर्स होता है। यानी जब आप लोग फोर्स से रिलेटेड कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो समझ जाओ आप क्या चीज़ पढ़ रहे हो? डायनामिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वैसे तो ये आगे और क्लियर होगा जब रोटेशनल पढ़ोगे, बट अभी वो जानना बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। अभी शायद छोटा सा जानना बहुत ज़रूरी है बच्चे। देखो सबसे पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ, जब हम लोग डायनामिक्स पढ़ेंगे तब हम लोगों को फोर्स के बारे में पढ़ना है। और शायद 9 में पढ़े होगे फोर्स का क्या फार्मूला होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी जब हम डायनामिक्स पढ़ेंगे तब हमको मोशन के कॉज को पढ़ना है, तब हमको फोर्स को पढ़ना है, तब वहाँ पर मास का एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा। लेकिन जब काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो कोई रोल नहीं है मास का, इसीलिए काइनेमेटिक्स में हम लोग हर बॉडी को, चाहे वो कार रहा, एरोप्लेन रहा, बाइसाइकिल रहा, कुछ भी रहेगा, हम उसको एक सिंगल पार्टिकल के तरह बिहेव करेंगे। बस एक एरोप्लेन भी है तो सिंगल पार्टिकल, कार भी है तो सिंगल पार्टिकल, कोई मास नहीं, कुछ नहीं, बस हमको देखना है उस पार्टिकल का स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब डायनामिक्स डील करोगे तो मास तो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे। तो अब हम तुम लोगों को वहाँ पर जब डायनामिक्स को डील करोगे वहाँ पर से सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलो और एक एनिमेटेड वीडियो से मैं तुम्हें सेंटर ऑफ मास के बारे में बताता हूँ और ये भी समझाता हूँ कि सेंटर ऑफ मास का जो एजम्पशन है, एजम्पशन फिजिक्स में एजम्पशन समझते हो ना, मान लेना, आइडियलाइजेशन मतलब ऐसा है नहीं लेकिन मान लिए। क्यों ऐसा मान लेते हैं? क्योंकि अगर नहीं मानोगे तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इसलिए फिजिक्स का हमेशा अप्रोच होता है जितना सिंपल
सिंपल करके चलो, और सिंपल तभी होगा जब आप आइडियलाइजेशन करोगे, एजम्पशन करोगे। तो आओ एक एनिमेटेड वीडियो से सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए स्क्रीन पर। देखिए जैसा कि ये एक मास बॉडी है, ठीक है। जब काइनेमेटिक्स आप सॉल्व करोगे तो आप एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम में भी देखे होगे कि भाई साहब ये एक पूरा एरोप्लेन भी एक पार्टिकल की तरह हम लोग लेकर के चल रहे थे, लेकिन अब तो ये डायनामिक्स है, इसमें मास आ जाएगा, इस एरोप्लेन का अपना मास है। तो अब हम कैसे इसका न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे? तो देखिए सबसे पहला अप्रोच है कि मान लीजिए ये जो एरोप्लेन है ये ढेर सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। हर पार्टिकल्स का अपना एक मास होगा। तो अब हम किस पार्टिकल पर न्यूमेरिकल सॉल्व करें, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सारे पार्टिकल्स में से किसी एक को ऐसा अस्यूम कर लेते हैं कि सारे पार्टिकल को अगर हटा भी दिया जाए वो अकेला पार्टिकल का मास सारे पार्टिकल के मास के बराबर है, उसी को सेंटर ऑफ मास कहते हैं, और वही मेरा सारा पार्टिकल का बॉस है। चलिए बच्चे, तो आपने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट सीख लिया। तो हम लोग अब मुद्दे की बात करें, हम लोग पढ़ने वाले हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम को सीखने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके स्क्रीन पर आने वाला है उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ फोर्सेस। क्योंकि हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में क्या दिखाते हैं, फोर्सेस को दिखाते हैं। तो जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि भैया कौन कौन सा फोर्स है भी, तब तक आप कैसे बना लीजिएगा। तो आप बोलिएगा हमको पता है सब फोर्स, नहीं सर वो 9 था यार, आप 11 में हो, ऐसी तो बातें किया ही मत करो, ठीक है। तो सबसे पहला जो फोर्स आपके स्क्रीन पर आने वाला है, आपके FBD में यूज़ आने वाला है, उसका नाम है फील्ड फोर्सेस। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? फील्ड फोर्सेस। फील्ड फोर्सेस जो होता है ये एक प्रकार का नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। इसमें किसी भी प्रकार का आपको कांटेक्ट का ज़रूरत नहीं है, बिना छुए भी आप उस पर फोर्स लगा सकते हैं। तो इसका भैया कौन कौन सा एग्जाम्पल है? सबसे पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन हम क्लास 11 का डायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं, तो मुझे फील्ड फोर्सेस से जिस एक फोर्स का ज़रूरत है उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों कौन सा फोर्स? वेट। आपको पता होना चाहिए वेट एक फोर्स है जिसे कौन लगाता है? हमारा अर्थ किसी एक बॉडी पे लगाता है। तो फील्ड फोर्स से आपको कौन से फोर्स की ज़रूरत होगी? वेट की। और यहाँ एक मेमोरेबल पॉइंट याद रखना, वेट जो होता है, वेट ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। Weight always act in the downward direction, towards the center of earth, downward direction towards the center of earth। किधर के तरफ? नीचे के तरफ। नीचे किसके तरफ? टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ अर्थ। लेकिन किस पॉइंट से? क्योंकि आपने अभी एरोप्लेन का वीडियो देखा, उसमें तो ढेर सारे पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो किस पॉइंट से हमारा वेट एक्ट करेगा? टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ अर्थ थ्रू। किस पॉइंट से एक्ट करेगा? थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटर ऑफ मास। देखो बच्चे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों एक ही चीज़ है। बस याद रखना सेंटर ऑफ ग्रेविटी टर्म का 2D फिगर के लिए करते हैं, किसी भी 2D फिगर के लिए, और सेंटर ऑफ मास के लिए बाबू किस फिगर के लिए? किसी सॉलिड बॉडी के लिए। जैसे हम एरोप्लेन का काम करेंगे, है ना, किसी भी सॉलिड बॉडी पे काम करेंगे तो सेंटर ऑफ मास। तो चलिए आइए वेट के लिए एक वीडियो देख लीजिए आप लोग। देखिए तो वेट किधर लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ऑलवेज एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। और किस पॉइंट से लगता है? तो ऑलवेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। हमेशा वेट का जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से नीचे की तरफ लगता है। ओके, चलिए स्टूडेंट, तो अब हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स के बारे में जानेंगे जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फोर्स।
तो ये तो नाम से ही क्लियर हो गया कि कांटेक्ट फोर्स कैसे लगेगा, जब कोई दो बॉडी कांटेक्ट में होगा तभी ये फोर्स एक्ट करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों कांटेक्ट फोर्स के भी दो एग्जाम्पल हैं। तो नंबर 1 कौन सा एग्जाम्पल है? नंबर 1 कांटेक्ट फोर्स में आता है जिसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन। क्या नाम है बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन याद रखना, ही पहला हो गया। और दूसरा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? दूसरा होता है फ्रिक्शन। ये दोनों फोर्स याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ तभी एक्ट करेगा जब हमारा बॉडी किसी दूसरे बॉडी से कांटेक्ट में होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन किधर एक्ट करता है? ऑलवेज रिमेंबर, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज रिमेंबर किधर एक्ट करता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर कोई बॉडी किसी दूसरे सरफेस के साथ दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में है तो वहाँ नॉर्मल रिएक्शन आएगा, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा किधर होगा? सरफेस पर परपेंडिकुलर। और फ्रिक्शन किधर होगा? इट ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस। याद रखिएगा, इट ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस इन ए डायरेक्शन या इन ए मैनर, यानी कि इस तरीके से होगा पैरेलल, इन ए मैनर सच दैट इट opposes the relative motion between them, such that it opposes the relative motion between them। तो ऐसे फ्रिक्शन आप आगे फिर पढ़ोगे, एक अच्छी सी खूबसूरत चैप्टर लेकर के आगे ही आएगा ऐसे 1 में। बट अभी फ्रिक्शन इतना तो जानते होगे, क्लास 9 में भी पढ़े होगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो आओ तुम लोगों को छोटा छोटा 1-2 को डेमो दें, फिर एरोप्लेन पर भी डेमो देंगे। ठीक है, आओ देखो बच्चा, जस्ट सपोज करो कि ये एक सरफेस है, ठीक है, सतह, और यहाँ पर एक बॉडी रखा हुआ है। तो अगर हम बॉडी जैसा कि कांटेक्ट है सरफेस से, तो अगर हम नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन दिखाना चाहे, अभी हम 2 ही दिखाएंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा बच्चा? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और फ्रिक्शन किधर होगा? जस्ट मान लो कोई इस बॉडी को इधर खींच रहा है तो फ्रिक्शन किधर होगा? पैरेलल टू द सरफेस इन ए डायरेक्शन इट अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। फ्रिक्शन को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल f से। इसी प्रकार से चलो एक और, क्योंकि जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पर कोई बॉडी रखा है, तो आप लोग खुद बताओ अच्छे से सोच समझकर, आपका नॉर्मल रिएक्शन क्या ऐसे सीधा एक्ट करेगा? सोचो तो, क्या नॉर्मल रिएक्शन ऐसे सीधा एक्ट करेगा? नहीं, नॉर्मल रिएक्शन तो सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा। लो देखो ये सरफेस है ना, उस पर परपेंडिकुलर है, और मान लो ये बॉडी इधर कोई खींच रहा है, तो फ्रिक्शन किधर होगा? सरफेस पर पैरेलल, बट इट अपोजेज द रिलेटिव मोशन। लेकिन बाबू वेट हमेशा किधर लगेगा? ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये सारा फोर्सेस को आप लोग अच्छे से समझो, किस फोर्स को किधर हम लोगों को यूज़ करना है, क्योंकि यही चीज़ आगे आप जाके देखोगे एफबीडी में काम आएगा। तो चलो एक हम बहुत खूबसूरत एरोप्लेन का एफबीडी बनाकर, सॉरी कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल दे करके दिखाते हैं। देखिए, तो जैसा कि ये एरोप्लेन को आप देख रहे हैं, जब ये रनवे पर है, ठीक है, तो इसका जो कांटेक्ट है वो किस किस पॉइंट पर, आप देखिए तो ये जो 3 व्हील आपको दिख रहा होगा नीचे के तरफ में, वो 3 व्हील से ही हमारा एरोप्लेन रनवे के साथ कांटेक्ट में है। तो नॉर्मल फोर्स होगा या फिर फ्रिक्शन होगा, ये तो हमेशा कांटेक्ट पर ही डेवलप होगा। तो देखिए नॉर्मल फोर्स कहाँ पर डेवलप होगा? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा। आप देख ही सकते हैं किधर किधर हो गया। और फ्रिक्शन किधर होता है? ऑलवेज टेंड्स टू अपोज द मोशन। तो जस्ट एरोप्लेन अगर आगे की तरफ जा रहा तो फ्रिक्शन किधर हो रहा होगा? इसके मोशन को अपोज करने के वजह से पीछे की तरफ हो रहा होगा, है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलो ठीक है,
चलिए बच्चे, अब हम लोग तीसरा टाइप का फोर्स जो कि लास्ट फोर्स है, इसका नाम है अटैचमेंट टू अनदर बॉडी। अगर कोई बॉडी को हम किसी दूसरे बॉडी से पकड़ के बांध दिए रस्सा से या रस्सी से, तो उस वक्त अटैचमेंट टू अनदर बॉडी, किसी दूसरे बॉडी से अटैचमेंट अगर है, तब कौन सा फोर्स डेवलप होता है। तो बच्चे यहाँ भी दो प्रकार के फोर्स डेवलप होते हैं, जिसमें से एक अभी मैं पढ़ाऊँगा, एक हम लोग वर्क एनर्जी पावर में पढ़ेंगे। तो एक पहला फोर्स का क्या नाम है? टेंशन। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चे? टेंशन। जब किसी तार को, रोप को, रस्सा को, चैन को बांध दोगे, पकड़ दोगे किसी बॉडी से, तो वहाँ पर क्या अप्लाई होता है? टेंशन। एक इसका छोटा सा डेमो में दिखा सकता हूँ तुम लोगों को। जस्ट सपोज करो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर क्या है? ये दीवार है। जस्ट सपोज करो वॉल है इस प्रकार से, ठीक है? ओके बच्चे, और हमने क्या किया? किसी बॉडी को यहाँ पर ऐसे करके बांध दिया है। देखिए, किसी बॉडी को हमने ऐसे करके बांध दिया, तो ये जो रस्सा आपको दिख रहा है ना, इस पर क्या डेवलप होगा? कौन सा फोर्स डेवलप होगा? टेंशन। और ये टेंशन का एक वीडियो देख ले। और एक फोर्स अटैचमेंट में डेवलप होता है जिसका नाम है स्प्रिंग फोर्स, लेकिन इसे अभी नहीं पढ़ेंगे। तो आइए अटैचमेंट का वीडियो देखते हैं। चलिए देखिए अटैचमेंट का वीडियो। देखिए, ये है स्पेस शटल, जिससे कि कोई भी इंसान स्पेस में जाता है, चाहे वो कल्पना चावला हो, नील आर्मस्ट्रांग था, या कोई भी है। अभी सुनीता विलियम्स गई थी। तो एक्चुअली जब स्पेस शटल रनवे पे लैंड करने वाला होता है ना, तो पीछे में उसका एक पैराशूट लगा रहता है जो खुल जाता है, जो किस तरह का बिहेव करता है? एज ए ब्रेक काम करता है। बिकॉज स्पेस शटल जब लौट के आता है ना, तो बहुत स्पीड से आता है, तो उस पर हाई पावर ऑफ ब्रेक चाहिए। उसके साथ साथ हम पैराशूट को भी ब्रेक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब ब्रेक की तरह इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? ये जो पैराशूट का जितना भी रस्सा है, रोप्स बोलेंगे उसको इंग्लिश में, वो सारा क्या होगा? जोर से खुल जाएगा पीछे की तरफ। तो वो जो रस्सा आपको दिख रहा, उस पर भी एक तरह का फोर्स क्रिएट होगा। उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं टेंशन। किसी भी रोप में जब कोई चीज़ किसी से बंधा हुआ है, तो उस पर जो फोर्स डेवलप, उसका क्या नाम है? टेंशन। चलिए, देख लिए। तो अब हम लोग आगे को इस टेंशन से रिलेटेड कुछ मेमोरेबल पॉइंट आपको बताएंगे, क्योंकि हमारा जो वीडियो है एफबीडी का, मैं चाहता हूँ एक बार ऐसा बता दूँ कि आपको फुल टाइम, आप समझ लो कि पूरे 11 क्लास में हर चैप्टर में आपको एफबीडी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पूरे चैप्टर के लिए बता देते हैं, हमेशा काम आएगा। तो हम टेंशन से रिलेटेड कुछ मेमोरेबल पॉइंट आप लोगों को बताते हैं। कभी आप लोग रोप देखे हो, रस्सा देखे हो? देखो तो स्क्रीन पर। आप इसका यूज़ कहाँ देखे होंगे? चूँकि आप लोग कोलियरी क्षेत्र के बच्चे हो, तो आप लोग देखे होंगे कोलियरी में वो डोली होता है, जिससे आपके पिताजी अगर जाते होंगे तो अंदर जाते हैं, तो देखो ये रस्सा से ही वो डोली को ऊपर नीचे किया जाता है ना। तो आप रोप को ध्यान से देखो। आपको क्या लगता है, क्या ये रोप इनएक्सटेंसिबल है? तुम ही लोग सोचो, क्या ये रोप इनएक्सटेंसिबल है? सोचो, इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या ये रोप नहीं खिंचाएगा? बिल्कुल खिंचाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आपको एक छोटा सा हम डेमो आपको दिखाते हैं। देखिए, कभी आप देखिएगा जो खेत वगैरह में टावर पास होता है ना, जिसमें इलेक्ट्रिक वायर्स पास किया रहता है, कभी आप नोटिस कीजिएगा वो वायर शुरुआत में ऐसे स्ट्रेट रहेगा, लेकिन यही आप कुछ साल के बाद देखिएगा वायर धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा, फिर और ऐसा हो जाएगा। इसका क्या मतलब समझे बच्चे? ये जो वायर का अपना वेट है ना, उस वजह से भी हमारा तार जो है धीरे धीरे खिंचा रहा है। तो अब सोचो, जो डोली को उतना मोटा रस्सा ऊपर नीचे करता, क्या वो रस्सा एक्सटेंसिबल नहीं है? खिंचाता नहीं है? लेकिन फिज़िक्स की यही तो खूबसूरती है। तुम लोग कहते हो फिज़िक्स हार्ड हो जाता है, फिज़िक्स की यही खूबसूरती है। जब स्टार्टिंग में कोई चीज़ पढ़ेंगे, लगभग चीज़ों को नेगलेक्ट कर देंगे, यानी
यानी अभी जब हम कुछ पढ़ेंगे तो यही मान के चलेंगे कि हमारा रोप्स कैसा है मेरे प्यारे बच्चे, इनएक्सटेंसिबल। हमारा रोप्स कैसा है मेरे प्यारे बच्चे, इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब किसी प्रकार का भी रोप में एक्सटेंशन नहीं है। लेकिन जब यही आप सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पर हम लोग ये मानते हुए पढ़ेंगे कि हमारा रोप एक्सटेंसिबल है, तो वहाँ पढ़ेंगे कितना का डिफॉर्मेशन हुआ, कितना स्ट्रेस हुआ, कितना स्ट्रेन हुआ। तो यही तो फिजिक्स की खूबसूरती है, धीरे धीरे आपको एक एक एजम्पशन देता जाएगा और चीज़ों को ईजी करता जाता है। तो अभी हम लोग 2-3 चैप्टर तक जो भी पढ़ेंगे उसमें यही मानेंगे कि हमारा रस्सा क्या है, इनएक्सटेंसिबल। तो यहाँ से एक पॉइंट आता है, सुन लीजिए। अगर कोई स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो उस स्ट्रिंग में कितने भी नंबर ऑफ मासेस आप लटका दो, कितने भी नंबर ऑफ मासेस आप लटका दो। जस्ट सपोज करो कि भैया ये क्या है, पुल्ली, सुने हो ना नाम। तो अगर इस स्ट्रिंग में कितने भी नंबर ऑफ मासेस आप लटका दो, लो हमने एक मास लटका दिया, एक और मास लटका दिया, तो कितने भी नंबर ऑफ मासेस आप लटका दो, इसका जो एक्सेलरेशन होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो एक्सेलरेशन हमेशा सेम होता है। तो ये हमारा आज का पहला अजम्पशन हुआ। अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो नंबर ऑफ बॉडीज जितना भी आप लगाए होगे सबका एक्सेलरेशन सेम होगा। ओके, नंबर 2 अजम्पशन देखो क्या है। अगर हम ये अज्यूम कर ले कि हमारा स्ट्रिंग मासलेस है, जबकि देखो बाबू मासलेस होगा नहीं, तुम लोग खुद सोचो मास के बिना कैसे हो सकता है। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में ही मास वगैरह ले लेंगे ना तो कुछ समझ में आएगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिजिक्स। तो स्टार्टिंग में अभी जो pढ़ेंगे हम लोग यही मान के चलेंगे स्ट्रिंग हमारा इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है, एंड ऑल्सो देयर इज नो फ्रिक्शन। यही तो खूबसूरती को समझो, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन पुल्ली एंड स्ट्रिंग। पुल्ली और स्ट्रिंग के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। जब आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे ना, ऐसा ही अजम्पशन आप लोगों को हमेशा दिया रहेगा। तो बच्चे लोग जस्ट सपोज करो कि ये एक पुल्ली है, जस्ट सपोज, ठीक है, ये एक पुल्ली है, जैसा सपोज कर सकते हो तुम, ये रोप है। आप देखे होंगे कोलियरी वगैरह में, अगर आप देखे हैं तो एक डोली नीचे जाता है तो एक डोली ऊपर आता है, देखे है ना। तो सुनिए, अगर हम फर्स्ट एजम्पशन ये मान के चले कि हमारा रोप इनएक्सटेंसिबल है, तो इससे क्या सीखे बच्चे, इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। मतलब जितना स्पीड से ये नीचे आएगा मान लो उतना स्पीड से ये ऊपर जाएगा। क्या खूबसूरती है, देखो तो कितना इजी है फिजिक्स। उसके बाद अगर मासलेस भी मान ले और ये भी मान ले कि कोई फ्रिक्शन नहीं है पुल्ली और स्ट्रिंग में, तो बच्चे यहाँ पर नया नया अजम्पशन क्या आ जाएगा कि सब जगह का टेंशन सेम हो जाएगा, पूरे तार का टेंशन, पूरे स्ट्रिंग का टेंशन सेम होगा। तो स्टार्टिंग में जो भी न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे वो इसी को 2 कॉन्सेप्ट पर बनाएंगे कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है और कोई फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन बच्चे जैसे ही आगे बढ़ोगे, जब आप फ्रिक्शन पढ़ लोगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दोबारा से मिलेगा, बिल्कुल सेम मिलेगा A to Z। लेकिन वहाँ पर क्या बोल देगा, स्ट्रिंग मासलेस तो है, चलो मैंने मान लिया कि स्ट्रिंग क्या है मेरे प्यारे बच्चे, मासलेस है। लेकिन वहाँ पर एक नया टर्म क्या जोड़ देगा, देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन किसके किसके बीच, पुली एंड स्ट्रिंग के बीच। तो अब भैया वहाँ पर तुमको फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट पर आप क्या करना, एक नया टर्म क्या करना है, टेंशन दोनों तरफ का सेम नहीं होगा। पहले क्या होगा, सब तरफ इधर चाहे इधर टेंशन सेम। जब फ्रिक्शन ले लोगे तो एक तरफ का क्या होगा, एक तरफ का टेंशन तुम्हारा ज़्यादा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, और एक तरफ का टेंशन कम हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ को टाइट साइड कहते हैं, एक तरफ को स्लेक साइड कहते हैं। मतलब जब हम लोग इन फ्यूचर फ्रिक्शन ले लेंगे अपने क्वेश्चन में, तो बाबू वहाँ पर हमको क्या करना होगा, इधर का टेंशन अलग, उधर का टेंशन अलग लेना।
और यही जब धीरे धीरे आप लोग मास भी ले लोगे, यही चीज़ समझो, एक बार में फिजिक्स थोड़ी पढ़ा रहा आपको, धीरे धीरे आपको एजम्पशन को डालते जाता है, पहले इजी करता है, फिर धीरे धीरे रियलिटी के तरफ ले चलता है। अब मान लो हम लोग ये मान लिए कि हमारा स्ट्रिंग मासलेस नहीं है सर, हमारा स्ट्रिंग मासलेस नहीं है और फ्रिक्शन भी है, एंड देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली। तो मेरे प्यारे बच्चे, उस वक्त हम लोग क्या एजम्पशन करेंगे, तो उस वक्त हम लोग कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो उस वक्त हम लोगों को सब जगह का टेंशन अलग लेना होगा। मतलब एक जगह T1 लिए, मैं एक ही फिगर में बना दे रहा हूँ, यहाँ पर T2 ले लिए, तो यहाँ पर T3 लेना है, यहाँ पर T4 लेना है। मतलब आप अगर FBD का कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त करोगे ना, कम से कम 3-4 चैप्टर तक तो सेम ही क्वेश्चन पढ़ते रहोगे, कभी इन दोनों एजम्पशन पे पढ़ोगे, कभी इस एजम्पशन पे, कभी इस एजम्पशन पे। ओके मेरे प्यारे बच्चे, तो ये वाला हो गया हम लोगों का कंप्लीट एक टॉपिक जिसका नाम था टाइप्स ऑफ फोर्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी नॉलेज का यूज करेंगे FBD बनाने में। चलिए बाय बच्चों।